नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो हमारी बात चल रही थी उदारवाद अनुदारवाद, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो ईमेल आईडी थी वो हैक हो गई थी और ये खुल ही नहीं रहा था चैनल ही। तो अब मौका पड़ा है वापस दोबारा। तो शुरू करते हैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में, जिसका नाम है समाजवाद। तो समाजवाद पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्या है समाजवाद और जो साम्यवाद है दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। अमूमन क्या होता है कि ज़्यादातर इनको लोग बाग एक ही समझ लेते हैं कि साम्यवाद और समाजवाद दोनों क्या है एक ही, लेकिन इनमें क्या है थोड़ा अंतर है। तो उनके बारे में हम देखेंगे। पहले समाजवाद और साम्यवाद में अंतर देखेंगे और उनके बाद जो अपने जो नेक्स्ट वीडियोज़ में उसमें हम समाजवाद पढ़ेंगे और समाजवाद के जो अलग अलग प्रकार हैं, श्रमिक समाजवाद है, श्रेणी समाजवाद है, उनके बारे में भी हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, समाजवाद और साम्यवाद। तो बिल्कुल आप सब इस चीज़ से परिचित हो कि जो समाजवाद और जो साम्यवाद है दोनों ही किसके लिए आई थी अवधारणाएं? ये आई थी समानता के लिए, या ये कहें जैसे पूंजीवाद आया। तो पूंजीवाद आने पर क्या हुआ कि समाज में दो वर्ग बन गए, एक उच्च वर्ग यानी जो अमीर था और एक बन गया निम्न वर्ग। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इनमें क्या है विभेद आ गया और उस विभेद को मिटाने के लिए दो प्रकार की विचारधाराओं ने जन्म लिया। एक थी समाजवाद और एक का नाम क्या था साम्यवाद। बड़ा सा इजी कंसेप्ट है। अब देखो, क्योंकि पूंजीवाद तो किसके ऊपर जोर देता है? पूंजीवाद मुख्यतः जोर देता है स्वतंत्रता के ऊपर, और समाजवाद और साम्यवाद किसके ऊपर जोर देते हैं? समानता के ऊपर। पूंजीवाद तो किसके? स्वतंत्रता। भाई सभी को खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो, चाहे एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ रह जाएगा, एक बिल्कुल यहीं रह जाएगा। ये तो मानना है पूंजीवाद का, व्यक्तिवाद का। और समाजवाद और साम्यवाद क्या कहते हैं, किसके ऊपर जोर देते हैं? समानता के ऊपर। यानी दोनों का ही उद्देश्य क्या है? एक तो समानता मुख्य उद्देश्य है। ये तो होगी दोनों में समानता की बात। अब अंतर की बात करें तो सबसे पहला अंतर जो बात हम करें वो है कि व्यक्ति व समाज दोनों के हितों का इसमें ध्यान रखा जाता है। यानी ये राज्य को ज़्यादा महत्व देता है। जो समाजवादी विचारधारा है वो किसको महत्व देती है? राज्य की ज़्यादा महत्व देती है। जैसे मार्क्स जैसे विचारक है उन्होंने समाजवाद की अलग प्रकार से व्याख्या करी है। तो वो तो साम्यवाद की जो उच्चतम प्रकाष्ठ, मतलब समाजवाद की उच्चतम प्रकाष्ठ है, उसको क्या बोल रहे हैं? साम्यवाद। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग इसके बारे में दिया है। तो अब ये कहते हैं कि व्यक्ति व समाज दोनों के लिए इन दोनों के हितों का ध्यान रखा जाता है और राज्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किसमें? समाजवाद में। यानी राज्य को महत्व दिया गया है। ये समाजवादी ये कहते हैं कि राज्य में ही व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है। अगर राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। ये कौन कहते हैं? समाजवादी। और व्यक्ति व समाज दोनों के हितों का ध्यान रखा जाता है। मतलब इसमें जैसे पूंजीवाद है, पूंजीवाद क्या कहता है कि व्यक्ति को भय है, लाभ है, उसके माध्यम से क्या है भाई उसको प्रेरित भी किया जाए, डराया जाए। और साम्यवाद क्या कहता है? भय है, आक्रोश, जो भी डराने वाली चीज़ें हैं उनका सहारा कौन लेता है? साम्यवाद। लेकिन ये जो समाजवाद है ये क्या मानता है? मनुष्य को नैतिक प्राणी मानता है। इसका ये ध्यान रखना, नैतिकता के ऊपर ये जोर देता है। मनुष्य को कौन सा प्राणी मान रहा है? नैतिक। यानी धर्म और नैतिकता है, इनके ऊपर ये ज़्यादा जोर देता है समाजवाद कि ये धर्म और नैतिकता मुख्य कड़ियाँ हैं। अगर ये डह जाएंगी तो पूरा समाज ही डह जाएगा। भाई मनुष्य नैतिक ऐसे है, आप ऐसे समझ सकते हो इसको उदाहरण के द्वारा। जैसे मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लो कोई बुढ़िया रोड के ऊपर खड़ी है तो व्यक्ति के अंदर से अपने आप ही आवाज़ आती है कि भाई यार इसको क्या है, हम रोड पार करवा दें या रोड क्रॉस करवा दें। या जैसे कोई लंगड़ा आदमी है, साइकिल चला रहा है, उसकी जो ट्राई साइकिल हो ऊपर नहीं चढ़ रही, मान लो चढ़ाई है, तो हम क्या करते हैं कि भाई उसके धक्का लगा देते हैं थोड़ा सा, ताकि वो क्या है चढ़ाई पार कर जाए। ये नैतिकता है भाई, ये नैतिकता। तो समाजवाद क्या मानता है? मनुष्य को, मनुष्य क्या है? नैतिक है। नैतिकता उसके अंदर है पहले से, उसको भय की, लाभ की, इनकी किसी की जरूरत नहीं है। अब भाई हम किसी विकलांग व्यक्ति की साइकिल चढ़ा रहे हैं तो हम कौन से पुरस्कार की कामना थोड़ी कर रहे हैं, या हमें किसी का डर थोड़ी है। हम किसके माध्यम से कर रहे हैं? नैतिकता के माध्यम से ही उसका जो साइकिल है या कोई बुढ़िया है उसको सड़क पार करवा रहे हैं। या कोई हम मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं, रास्ते में अपने को मिला एक बुढ़ा आदमी, मान लो सामान उठाए हुए, तो अपन क्या करते हैं? मोटरसाइकिल रोक लेते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं कि भाई ठीक है चलो इसको बिठा के ले चलते हैं, बेचारा बुढ़ा आदमी है। ये क्या है? ये नैतिकता। यानी मनुष्य नैतिक भी है और
पूंजीवादी क्या मानते हैं कि मनुष्य नैतिक व्यक्ति कुछ नहीं है, तो या तो लाभ पे काम करेगा या दंड के ऊपर काम करेगा। सेम साम्यवादी किसके ऊपर कि ये भय है, दंड है, इनके माध्यम से काम करता है। तो व्यक्ति व समाज दोनों के हितों का इसमें ध्यान रखा जाता है। राज्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भाई राज्य है, राज्य के अंदर ही व्यक्ति का संपूर्ण विकास होगा। राज्य ही सारी चीज़ों के ऊपर क्या है, नियंत्रण रखेगा। ये जो राष्ट्रीयकरण जैसी चीज़ें आई हैं ना, राष्ट्रीयकरण फिर समाजीकरण, ये सब समाजवाद की देन है। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये क्यों किया गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण किसका रहे, राज्य के ऊपर। बैंक है, इनके ऊपर राज्य का नियंत्रण रहे। लेकिन फिर समाजवाद ने भी अपना राष्ट्रीयकरण की बजाय समाजीकरण के ऊपर आ गया कि भाई ज़्यादा राष्ट्रीयकरण होगा तो भी खतरनाक है। और साम्यवाद क्या मानते हैं कि राज्य तो ये शोषण का यंत्र है, ये तो राज्य को महत्व देते हैं। ये कहता है कि शोषण का यंत्र है, बिल्कुल जैसे राज्य को तो खत्म ही कर देना चाहिए, यानी राज्य विहीन होना चाहिए समाज। और साम्यवाद में तो बताया भी ये जाता है कि अंतिम जो अवस्था होगी उसमें क्या हो जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा, यानी राज्य विहीन अवस्था होगी। तो राज्य शोषण का यंत्र है, किसका, मजदूरों का या जो गरीब वर्ग है। क्योंकि मार्क्स भी तो ये कहता है कि समाज में जो दो वर्ग हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, जो गरीब वर्ग और अमीर वर्ग है, तो ये तो अमीर वर्ग के हाथों की कठपुतली है राज्य। तो ये भी कोई कानून बनाएगा तो ऐसे कानून बनाएगा जो अमीरों के हितैषी हो या गरीबों के विरोधी हो, ऐसे कानून बनाएगा। तो राज्य को तो क्या खत्म ही कर देना चाहिए, ये तो एक शोषण का क्या है, यंत्र है। फिर ये निजी संपत्ति सीमित होनी चाहिए। भाई पूंजीवाद तो फुल तरीके से निजी संपत्ति का समर्थन करता है। भाई खुला छोड़ दिया, एक व्यक्ति धन के मामले में यहाँ चला गया ऊपर, एक व्यक्ति नीचे रह गया, ये तो फुल समर्थन करता है निजी संपत्ति का। ये कहते हैं कि भाई सीमित होनी चाहिए। भाई इतना ज़्यादा भी किसी के पास धन नहीं होना चाहिए कि वो जैसे अभी चल रही है अडानी और अंबानी वाली, कि सीधे सीधे गवर्नमेंट को नियंत्रित करने लग जाए। इतना किसी के पास भी धन नहीं होना चाहिए, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि ये थोड़ा कहीं ना कहीं संपत्ति का क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ तो राज्य विहीन समाज है, वर्ग विहीन समाज है, तो क्या होगा, निजी संपत्ति का समापन। ये निजी संपत्ति के समापन की घोषणा करते हैं। निजी संपत्ति होनी नहीं चाहिए। भाई एक अमीर वर्ग ही खत्म हो जाएगा। साम्यवाद ये कहता है ना कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तो आ जाएगा, तो अमीर वर्ग ही खत्म हो जाएगा, मतलब सब क्या है, इक्वल है। मजदूर है तो सारे क्या है, वो इक्वल हो गए। तो निजी संपत्ति का ये समापन मानता है। ये निजी संपत्ति को क्या करता है, सीमित करता है। और सीमित करता है जो ज़्यादा धन है जिनके पास, उनसे क्या है, आयकर लिया जाना चाहिए। और आयकर किसके माध्यम से, जो बेचारे गरीब हैं, थोड़े से कमज़ोर हैं, जो आयकर लिया जाता है वो उनके विकास में लगाया जाए, यानी धनवानों की आय पर आयकर लगाया जाए। और निजी संपत्ति सीमित होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया भाई सीमित होनी चाहिए, लेकिन कितनी सीमित होनी चाहिए। तो अब देखो इन तीनों चीज़ों को ये डिफाइन करेगा कि क्षमतानुसार तो कार्य और कार्य अनुसार वेतन। इन दोनों चीज़ों को देखो ये डिफाइन करेगा। कैसे, धनवान कैसे होंगे, धनवान ऐसे होंगे कि क्षमतानुसार कार्य कर रहा है कोई। किसी की क्षमता मान लो 12 घंटे की है, कोई मानसिक कार्य कर रहा है, कोई शारीरिक कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्य सबके अलग अलग हो गए और कार्य अनुसार ही वेतन मिल रहा है। भाई एक मान लो किसी बड़ी कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी का CEO है, उसका वेतन अलग होगा, और बेचारा कहीं मजदूरी कर रहा है, उसका वेतन अलग होगा। यानी जिसकी जैसी क्षमता होगा उसके अनुसार कार्य करेगा, और कार्य के अनुसार अगर वेतन प्राप्त करेगा तो समाज में जो असमानता है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी कहीं ना कहीं धनवान बढ़ जाएंगे, तो धनवानों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो उनके ऊपर क्या लगाया जाना चाहिए, आयकर लगाया जाना चाहिए। और उन आयकर को कहाँ काम में लिया जाना चाहिए, गरीब वर्ग के कल्याण के लिए काम में लिया जाना चाहिए। तो क्षमतानुसार कार्य करेंगे और कार्य अनुसार क्या होगा, वेतन। जैसा जिसका कार्य होगा वैसा ही वेतन होगा। भाई जैसे एक वैज्ञानिक और एक जैसे मान लो मजदूर, दोनों का वेतन समान नहीं किया जा सकता, कार्य के अनुसार ही वेतन दिया जाएगा, वाजिब बात है। तो ये समाजवाद कहता है। लेकिन ये कहता है कि क्षमतानुसार तो कार्य है और आवश्यकता अनुसार क्या है, वेतन। अब आवश्यकताएं तो सबकी असीमित हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें संभव है नहीं कि क्षमतानुसार कोई कार्य करे। भाई मैं तो मर गया, लूट गया, पिट गया, काम मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो क्षमतानुसार कार्य जैसे आता है ना कि भाई हॉस्पिटलों में इलाज नहीं होता, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, वो यही कारण है
क्षमतानुसार कार्य, कोई किसी को कोई एक घंटे आ रहा है हॉस्पिटल में, कोई एक पीरियड पढ़ा रहा है स्कूल में, कोई पुलिस वाला कैसे ड्यूटी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी क्षमतानुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन वेतन तो कहाँ ले रहे हैं, आवश्यकता अनुसार ले रहे हैं। वही सबको समान दिया जा रहा है वेतन, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्षमतानुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वेतन, ये कहीं ना कहीं ठीक, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, ये क्षमतानुसार कार्य और उसकी आवश्यकता अनुसार वेतन। अगर यही क्षमतानुसार कार्य और कार्यानुसार ही वेतन होता कि भाई स्कूल में है, मान लो टीचर 8 पीरियड लेगा, सारे टीचर अब प्रेजेंट होगी, या एक ऐसा CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा, उसी के अनुसार वेतन दिया जाएगा, तो फिर देखो आप, जैसे प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल, थोड़ा यही अंतर है। फिर ये कहता है कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसका होना चाहिए, सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए। समाजवाद ये कहता है नियंत्रण किसका होना चाहिए, सार्वजनिक नियंत्रण। और ये किसका नियंत्रण कर रहे हैं, सामूहिक या जनता का नियंत्रण। अरे भाई सारे सेठ बन गए, यहाँ तो सारे सेठ बन गए भाई, पूरे मजदूर वर्ग का ही स्वामित्व हो गया ना, तो सारे सेठ बन गए, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, दिक्कत आएगी इसमें। तो ये सामूहिक या जनता का प्रतिनिधित्व कहते हैं उत्पादन के साधनों पर। और ये कहते हैं वर्ग सहयोग पर बल और ये वर्ग संघर्ष पर बल, ये मुख्य बात है, वर्ग सहयोग के ऊपर बल। भाई साम्यवाद है जो मार्क्स है, मार्क्स तो हमेशा ये कहता है कि 2 वर्ग हैं, एक ऊपर का वर्ग गरीब अमीर वर्ग और एक नीचे का वर्ग उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग, जो नीचे वाला है वो सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग है। तो दोनों में है हमेशा क्या वर्ग संघर्ष चलता रहेगा, उच्च वर्ग या धनवान वर्ग की, जो धनिक वर्ग है उसकी समाप्ति होगी और शासन किसका आएगा, सर्वहारा वर्ग का या मजदूर वर्ग का शासन आएगा। ये किसके ऊपर बल देते हैं, वर्ग संघर्ष पर। और समाजवादी किसके ऊपर बल देते हैं, वर्ग सहयोग कर। भाई मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मजदूर हड़ताल करेंगे तो कहाँ से तो उत्पादन होगा और कहाँ से क्या होगा, तो ये कहते हैं कि भाई सहयोग होना चाहिए, सहयोग नहीं होगा तो ये सृष्टि की खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो जो वर्ग संघर्ष के ऊपर बल देता है ना साम्यवाद, इसीलिए इसको प्रथम शत्रु कहा है साम्यवादियों ने अपना, समाजवादियों ने साम्यवाद को क्या कहा है, अपना प्रथम शत्रु कहा है। क्योंकि ये क्या कहते हैं कि वर्ग संघर्ष होकर फिर लास्ट में शासन किसका आएगा, वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा, अमीर वर्ग खत्म हो जाएगा, शासन किसका आएगा, जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, सर्वहारा वर्ग का शासन आ जाएगा। अधिनायकत्व है, अधिनायकत्व मतलब सर्वाधिकारवादी, तो ये सर्वाधिकारवादी के समर्थन करता है। तो एक तो प्रथम शत्रु कहते हैं और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व आ रहा है, यानी सर्वाधिकारवादी। अधिनायक तो मजदूर वर्ग का ही हो गया। इसका मतलब इसकी एक और आलोचना करते हैं समाजवादी, ये कहते हैं कि ये जो सर्वाधिकारवादी है ना, ये एक अलग ही प्रकार का वो ये कह सकते हैं अधिनायक तो है ये, या इसको एक संज्ञा दे देते हैं कि ये क्या है, नवीन साम्राज्यवाद, नवीन साम्राज्यवाद की संज्ञा देते हैं इसको, कि ये जो नया साम्राज्य है ये भी क्या करेंगे, तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नवीन साम्राज्यवाद रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देते हैं, जैसे एक ऊपर की तरफ चला गया एक नीचे की तरफ, भाई सब खुला छोड़ेंगे तो आर्थिक स्वतंत्रता अपने आप ही बढ़ेगी। और यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव, ये तो कहते हैं ना कि धनवान कोई है तो ठीक है, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं थोड़ा बहुत। और ये क्या कहते हैं कि इसका क्या होना चाहिए, अभाव होना चाहिए, सब बराबर है, सब मजदूर है, तो काहे की आर्थिक स्वतंत्रता, सब बराबर है। और जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास है इनका, जनतांत्रिक जो अपना लोकतंत्र है उसमें विश्वास करते हैं कि भाई जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, जो वही क्या है, इनके ऊपर नियंत्रण रखें, इनके लिए नियम कानून कायदे बनाए उद्योग धंधों के लिए, ये है जनतांत्रिक व्यवस्था विश्वास। और ये किसके ऊपर करते हैं, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व आना चाहिए। तो ये तो सबसे पहले मोटा मोटी इसलिए बात बताई कि हमें जनरली जो समाजवाद और साम्यवाद है दोनों में अंतर पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, समाजवाद के बारे में ही बात करेंगे विस्तार रूप से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।